Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we will solve the CSIR 2023 B section question. So stay tuned, and if you like my efforts, hit the like button and click the subscribe button for more such videos. So the first question is, during animal cell culture, which one of the following cell type would not require trypsin for passaging? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ट्रिप्सिन इनमें से कौन से सेल कल्चर पे काम करते वक्त यूज नहीं होगा? So before answering this question, you should know about the function of trypsin. So trypsin is a proteinase basically. It means it is responsible for the breakdown of proteins. प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए ट्रिप्सिन का यूज़ किया जाता है. इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कल्चर इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, यानी कि कौन से ऐसे सेल कल्चर है जिसमें ट्रिप्सिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इट इज़ द हेमेटोपोड इन विच ट्रिप्सिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो ट्रिप्सिन क्या करता है, जो बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से क्लम्प्ड रहते हैं, एडियरेंट रहते हैं एक पूरे कल्चर में, तो क्या होता है, प्रोटीन के थ्रू ये बाइंडेड रहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में. तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन उसी मैट्रिक्स के प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है. यानी प्रोटीन अगर डिग्रेड हुआ तो क्या हो गया, सेल्स जो पूरी क्लस्टर थी, एक साथ पूरे कलेक्टिव थी, वो इंडिविजुअल सेल हो जाता है. तो इन केस ऑफ एपिथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोब्लास्ट, ये सारे सेल्स जो होते हैं वो टाइटली एडियर होते हैं. एंड जो हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं, दे आर जनरली सस्पेंशन सेल्स, यानी कि वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं. इसीलिए हेमेटोपोइटिक सेल्स को कल्चर करने के लिए हमें ट्रिप्सिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो करेक्ट आंसर है इसका आंसर 2, हेमेटोपोइटिक सेल्स. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो इट वॉज आस्क्ड दैट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन overwinding of DNA is caused by which enzyme, and also of that overwinding is done by which enzyme. यानी कि आपको ये भी बताना है कि ओवरवाइंडिंग डीएनए में कौन कराता है एंड ऑल्सो ओवरवाइंडिंग कौन रिमूव कराता है. सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. वी नो दैट द ओवरवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हेलिकेज एंजाइम एंड ऑल्सो इट इज रिमूव्ड बाय द गायरेज एंजाइम. So this gyrase belongs to the family of the topoisomerase enzyme, topoisomerase, which are involved in relieving the supercoiling of the DNA during the action done by the helicases. यानी हेलिकेज जैसे जैसे अनवाइंडिंग करता है, क्या होता है, सुपर कॉइलिंग होने लग जाता है डीएनए में. तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए टोपोआइसोमरेज का यूज़ करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. It is asked that which one of the following 4 plant families has the largest number of species? So ये एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी अगर आपको आंसर पता है तो ही आप कर सकते हैं. आप बिल्कुल इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में रिस्क मत लिया कीजिए, बिकॉज इसमें एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से आपको बताना रहता है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ किस फैमिली में है, ब्रासिकेसी में, कुकुरबिटेसी में, या फिर कैक्टेसी में, या रोजेसी में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. द फैमिली रोजेसी इंक्लूड्स अबाउट 4828 known species of flowering plant. Now next question, in which it is asked that which one of the following terms describe the biological classification system based on the common ancestry. So the biological classification based on the ancestors or the common ancestry is the phylogenetic classification. So the phylogenetic classification is based on the common ancestry. It means it is based on the tracing of the evolutionary history of a species, in which the classification involves the placing organism in a clade with their common ancestor. So this is the basis of a phylogenetic classification in which the evolutionary history is taken into consideration. Now next question, in which it is asked that which one of the following is referred to as tuberonic acid. सो अगेन दिस इज़ अ टाइप ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन, यानी कि अगर आपको पता है तो ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. बाकी सब जो फैक्चुअल पूछे जाते हैं बी सेक्शन में, वो ऐसे रहते हैं कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड हैं तो आप थोड़ा सा आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है अगर उसको आप अच्छे से वर्कआउट करें तो आप आंसर निकाल सकते हैं. बट इस टाइप की फैक्चुअल क्वेश्चन जो टू दी पॉइंट होता है
उसमें कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, ना ही कभी आपको तुक्का लगाना चाहिए, बिकॉज अगर आपको नहीं पता है तो मतलब नहीं ही पता है. डोंट टेक रिस्क, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है. सो इसमें ये पूछा गया कि केमिकल नेम आपको दिया गया है एंड बताना है कि इनमें से कौन सा ट्यूबरॉनिक एसिड कहा जाता है. सो इट इज़ दी 12 हाइड्रोक्सी isojasmonate, which is commonly referred to as the tuberonic acid, which was initially characterized from the Solanum tuberosome, that is potato, and it has shown to induce the tuber formation in the potato plant. So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 12 hydroxy 7 isojasmonate. Now a matching question in which you have to match the column X with the column Y. So in column X it is mentioned the anchoring junction, occluding junction, channel forming junction or the signal relaying junction, and in column Y you have to match it with. So let's solve this match the following type question. Actually ये question C section में भी पूछता है CSIR, but this is the B section question of 2023 paper. So यहाँ पर आप options देखिए, आप किससे familiar हैं. So आपको पता होगा कि connexin जो है, connexins are channel forming proteins. यानी ये these family of proteins belongs to the channel forming proteins, and connexin के साथ ही साथ inexin नाम का भी एक channel forming protein है, inexins. उसका भी फंक्शन होता है कि वो चैनल फॉर्म्स करते हैं. एक्सिन्स और इनएक्सिन्स ये दोनों ही चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन है और दो अलग अलग फैमिलीज से हैं. ये क्या है, इनका जो सीक्वेंस है वो सिमिलर नहीं है, यानी कि ये अनरिलेटेड सीक्वेंसेस हैं दोनों की ही स्ट्रक्चर के, बट इनका जो शेप है और फंक्शन है वर्टिब्रेट्स में वो सेम है. अब अगर हम बात करें कनेक्सिन की तो वो ही ज़्यादा देखने को मिलता है ह्यूमंस में. अबाउट 21 मेंबर्स हैं ह्यूमंस में कनेक्सिन का. सो ये कनेक्सिन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था. सो कनेक्सिन्स आर चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन. नाउ इसके बाद आप फेमिलियर होंगे डेल्टा नॉच से. सो दी डेल्टा नॉच जो होता है वो क्या होता है, सिग्नल रिलेइंग जंक्शन, यानी इट इज़ रिलेटेड टू दी सिग्नल रिलेइंग जंक्शन. डेल्टा नॉच सिग्नलिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कहाँ पर होता है, दैट कैन अकर बिटवीन इमीडिएट नेबर्स और ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेस. इट इन्वॉल्व्स टू सेल्स, दैट इज दी नॉच, एंड द अदर सेल दैट एक्सप्रेसेस इज द डेल्टा सेल. तो ये समहाउ किससे रिलेटेड है, डेल्टा नॉच से. तो डी का क्या है, डी का सेकेंड है, यानी हमारे सी का फोर्थ था, डी का सेकेंड. तो सी का फोर्थ, डी का टू किस में है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, यानी हम आंसर तक तो पहुंच गए. नाउ एंकरिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन is related to the desmoglein. So the anchoring junctions are cell junctions which are involved in stabilizing the epithelial tissues. So they are also known as the tight junction. यानी anchoring junction जो है वो किससे मैच होगा, वो थर्ड से मैच होगा, desmoglein से. Now जो desmoglein जो है it is a type of protein which is a type of again a cadherin, and इनका function क्या होता है, it is a transmembrane protein that binds with other cadherins to form junctions known as the desmosomes. तो इसलिए एंकरिंग जंक्शन किससे मैच हुआ, डेस्मोग्लेन से. नाउ लास्ट जो बच गया ऑक्लूडिंग जंक्शन, वो किससे मैच होगा, क्लॉडिन से, यानी बी का फर्स्ट. तो हम आंसर क्या मिल गया इसका, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1. तो ये एक सी सेक्शन में भी आने वाला क्वेश्चन है और एक अगेन बी सेक्शन में भी आया है. नाउ वन मोर क्वेश्चन which I have already explained in my shorts. Which of the cell cycle phase is typically the shortest in mammalian cell? So यहाँ पर specifically पूछ दिया है कि mammalian cell में सबसे shortest cell cycle phase कौन सा होता है. So if you talk about the proliferating human cell का जो cell cycle होता है वो approximately 24 hours का होता है, जिसमें अगर हम लोग G1 फेज की बात करें तो G1 फेज कितनी देर का होता है, G1 फेज जो होता है वो 11 आवर्स का होता है. और उसके बाद जो S फेज होता है वो होता है अबाउट 8 आवर्स का. और जो G2 फेज है वो होता है हमारा 4 आवर्स का. और जो माइटोसिस है वो होता है हमारा 1 आवर का. यानी टोटल कितना हो गया, 24 आवर्स हो गया. 11 + 8 19, 19 + 1 20, 20 + 4 24. सो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा, माइटोसिस. हमारा क्या हो गया, माइटोसिस, विच इज अबाउट ओनली 1 आवर इन मैमेलियन सेल. नाउ अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेल बायोलॉजी. Kaposi's sarcoma is caused by.
नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एवरी एग्जामिनेशन. अभी मैंने सेट का PYQ में करा रही हूँ, उसमें भी ये क्वेश्चन मिला था और अभी CSIR में भी ये मिला है. एंड मोस्ट ऑफ द CSIR के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखेगा. सो दिस डिजीज कापोसी सार्कोमा is a infection caused by the human herpes virus, particularly the HHV. So the correct answer is HIV and HHV-A. HHV stands for human herpes virus and the Kaposi sarcoma can occur independently, यानी कि साथ में ही ये दोनों स्ट्रेन काम करे ऐसे ज़रूरत नहीं है. जो ये डिजीज़ है या जो ये इन्फेक्शन है वो फ्रीक्वेंटली डेवलप होता है इंडिविजुअल्स में जिनमें क्या होता है, HIV ने इन्फेक्ट किया होता है एंड साथ ही साथ फिर ये HHV भी उन्हें इन्फेक्ट करता है. डिजीज़ ज़्यादा प्रोन कौन है ये डिजीज़ के लिए? द पेशेंट हु आर HIV पॉजिटिव हैव मोर चांसेस फॉर द HHV वायरस. इसीलिए इन दोनों को साथ में कॉजल ऑर्गेनिज्म मानते हैं कापोसी सार्कोमा. नाउ वन मोर क्वेश्चन. Sperm, which helps in penetration of the egg during fertilization in mammals, contain. So you have to answer that what do the sperm contains which is needed for the penetration of the egg during the fertilization. So the correct answer is lysine and hyaluronidase. So both this lysine and hyaluronidase act as a protease and a glycosidase to digest the zona pellucida layer of the ovum, and therefore it makes the passage of the sperm entry clear.